हेलो एवरीवन, द इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 16 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार से देख लेते हैं। जैसे कि हमने इंट्रो में बात की थी कुछ, एंड देन ये 4 पॉइंट्स जो हमने वो देखे थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जो कि लास्ट लेक्चर देख के आ चुके हैं कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है वो कौन लेके आए थे, और ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जो इसका जो है एक्सटेंशन बनी थी। ठीक है, तो ये दो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये है, ठीक है, कर्जन्स अप्रोच, और फिर इक्वल फेडरेशन की पॉलिसी, देन इंटीग्रेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे प्लेबिसाइट एक्शन, आर्मी एक्शन चलता है, और कैसे ग्रेजुअल इंटीग्रेशन होती चली जाती है इंडियन स्टेट्स की। तो कर्जन अप्रोच में आपको 2-3 चीज़ों के बारे में ही ध्यान रखना है। पहला कि कर्जन अप्रोच में कर्जन जो है पॉलिसी लेके आए थे पैट्रोनेज की पॉलिसी लाई गई थी इनके द्वारा। दूसरा कि इंट्रूसिव सर्वेलेंस करनी है। और तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि कर्जन का ऐसा मानना था, ही थॉट, कि जो रिलेशन है बिटवीन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, जो रिलेशन है स्टेट एंड गवर्नमेंट, ना तो वो फ्यूडरल है और ना ही वो फेडरल है। ठीक है, उसके बाद एक नया ट्रेंड चलता है कि हाउ टू रिड्यूस ऑल द स्टेट टू द सिंगल टाइप, मतलब सभी स्टेट्स को जो है वो सिंगल, मतलब जो सिंगल स्टेट्स है ना उसको एक ही मतलब बना दी जाए स्टेट। तो उसके लिए यूनिफॉर्मली जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ही सभी डिपेंड होते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो सबको कंबाइन करके चलेंगे और वो इंटीग्रल पार्ट मानेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अपने साथ। उसके बाद पोस्ट 1905 में क्या होता है, पॉलिसी ऑफ द कॉर्डियल कॉपरेशन जो है वो सामने आती है। किसके लिए सामने आती है? टू काउंटर द प्रोग्रेसिव एंड द रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स। ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स चल रही थी 1905 में, तो उसको काउंटर करने के लिए कॉर्डियल कॉपरेशन दिखाया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। उसके बाद जो है आपका अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स जो कि 1921 में आते हैं, इसमें एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस सेटअप किया जाता है जो कि एक कंसल्टेटिव एंड द एडवाइजरी बॉडी का काम करता है। ठीक है, तो आपको याद रखें कि 1921 में जो मॉन्टफोर्ट ये आपके रिफॉर्म्स आते हैं ना, इसमें जो है चैम्बर ऑफ प्रिंस जो है वो सेटअप किया जाता है दो चीज़ों के लिए। दो इसमें मतलब रोल्स होते हैं इसके, एक तो ये कंसल्टेटिव होता है, दूसरा ये एडवाइजरी होता है। ठीक है, उसके बाद हैविंग नो टू से इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट एंड हैविंग नो पावर टू डिस्कस अ मैटर कंसर्निंग एग्जिस्टिंग राइट एंड द फ्रीडम। ये उन जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिर्फ एडवाइस देंगे कि कहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर आगे जाके इनके बीच में भी 3 कैटेगरीज जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, जिनके बीच में डायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेशन होती है उनमें कितने होते हैं लोग, देखिए डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन में 109 होते हैं, और सेकंड रिप्रेजेंटेड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें आपके 127 होते हैं, एंड देन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फ्यूडल होर्डिंग्स और द जागीर्स, वो भी इनमें काउंट होता है। तो ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं एज द जागीर्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों में ये बट जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे जाके क्वेश्चन आता है कि सॉवरेनिटी एंड माउंसी जो है वो क्या है, तो ये इसको अनडिफाइंड ही रखते हैं वो। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि बटलर कमेटी बिठाई जाती है 1927 में। किस लिए बिठाई जाती है? जो रिलेशनशिप को डिफाइन करती है कि क्या रिलेशनशिप चल रहा है स्टेट के बीच में और द ब्रिटिशर्स के बीच में। और फिर आगे जाके ये बटलर कमेटी ये बताती है कि जो पैरामाउंसी है वही सुप्रीम है, सबसे ऊपर वही है। दूसरी बात ये बताती है कि स्टेट शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया, कि हमें स्टेट्स को जो है वो उनके हाल पे नहीं छोड़ देना चाहिए, भारतीय के हाथ पे, उसको ब्रिटिशर्स को अपने अंडर ही रखना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि पैरामाउंसी की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन नहीं की गई। क्राउन जो भी डिसाइड करेगा वही उनके लिए सबसे ऊपर होगा।
ठीक है, अभी हमने ये सभी जो है कर्जन अप्रोच में पढ़ा है, एक बार से दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो पॉलिसी ऑफ पैट्रोनेज लेके आए, इंट्रूसिव सर्विलेंस के बारे में बात की, रिलेशनशिप, ये मानते थे कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट जो है वो ना तो फ्यूडरल है ना ही फेडरल है, याद रखिएगा इसे। और उसके बाद ये चाहते थे कि जो जितने भी स्टेट्स हैं ना काफ़ी सारे, ठीक है, उनको एक ही उसके छत्र छाया के अंदर जो है वो ला दिया जाए। 1905 के अंदर जो है आपका कॉर्डियल कॉपरेशन की बात शुरू की गई टू काउंटर द किसको, रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स जो हो रही थी उस टाइम पे। फिर 1921 में मॉन्टफोर रिपोर्ट आते हैं, इसके अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंस बना दिया जाता है, सेटअप कर दिया जाता है। ये कंसल्टेटिव रोल निभाता है और एडवाइजरी रोल निभाता है। उसके बाद इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनमें 109 मेंबर्स होते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें जो आपके 127 होते हैं, और कुछ रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज अ जगीर, जिनको हम फ्यूडल होर्डिंग्स भी बोलते हैं। उसके बाद बटलर कमीशन की जैसे हमने बात की कि बटलर कमीशन जो है वो आपका आता है 1927 में। तो इसने ये बात की कि जो पैरामाउंसी है आपकी वही जो है वो सुप्रीम है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। जो पैरामाउंसी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसको ये अनडिफाइंड रखा गया। तीसरी बात इन्होंने ये बोली कि जो स्टेट्स हैं उनको ब्रिटिशर्स के हाथ में ही होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में स्टेट्स को नहीं पकड़ाना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो हैं इनके द्वारा की गई। तो अब हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन की, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट आता है ये वाला, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड जो आपका 1935 टू 1947 आज़ादी तक का चलता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया था वो प्रपोज करता था कि फेडरल असेंबली बनाई जाए, ठीक है। तो ये जो है फेडरल असेंबली की बात करता है, फेडरल असेंबली की बात करता है, जिसमें जो प्रिंसेस होते हैं उनके लिए 375 सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं, जिसके अंदर से 125 जो है, मतलब 125 सीट्स जो हैं वो प्रिंसेस के लिए दी जाती हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद 10 नोट आउट ऑफ द 160 सीट्स जो है वो भी प्रिंसेस के लिए दी जाती है। एंड अंडर दिस स्कीम ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है फॉर द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, एंड वो रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एंटाइटल्ड, और एंड एंटाइटल्ड टू द मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये हमने बताया कि इतने में से इतनी सीट जो है वो प्रिंसेस को मिलती हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट में से जो है आपकी 160 में से 10 नोट जो है ये भी आपकी प्रिंसेस को दी जाती हैं, ठीक है। तो ये फेडरल असेंबली बनाने की बात की जाती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और 375 में से 125 जो है वो फॉर द प्रिंसेस के लिए बोला जाता है कि देनी चाहिए, और काउंसिल ऑफ स्टेट में से 160 सीट्स में से 104 जो है फॉर द प्रिंसेस के लिए बोला जाता है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो अंडर रेटिफिकेशन होंगे बाय द स्टेट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स को कौन रेटिफाई करेगा, स्टेट्स, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन एंड मर्जर की बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं हम, तो आपको पता है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस एडॉप्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 है आपका, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ट्राई कर रही थी कि कैसे जो है वो डेड लोग जो कि मुस्लिम कह रहे थे हमें अलग चाहिए देश, और भारतीय अलग डिमांड कर रहे थे, उनकी अलग डिमांड्स थी, तो उनका डेड लोग कैसे मिटाया जाए। तो उसके लिए जो है वो क्रिप्स मिशन आया। ये मिशन ध्यान रखिए कौन से कब कब आए, ठीक है, 1942 में आया, ठीक है। उसके बाद वावेल प्लान आया, ठीक है, 1945 में। फिर कैबिनेट मिशन आया, ये आपका आता है 1946 में। फिर एटले स्टेटमेंट निकाली जाती है जो कि 1947 में आती है, ये फेब में आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे डेडलॉक हटाने की बात की गई बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द इंडियन की जो भी डिमांड्स थी वो, ठीक है। तो जो क्रिप्स था उसने बताया कि हम कैसे जो है वो क्राउन को ट्रांसफ़र कर देंगे, कि मतलब
इंडियंस को ही हम कैसे देंगे, ठीक है, जो भी वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी जाके आगे डेडलॉक ही रहता है, ये भी किसी को इतना पसंद नहीं आता। द स्टेट्स ट्राइड द वेरियस स्कीम्स टू फॉर्ज द यूनियन ऑफ देयर ओन एंड एनविसाजिंग देमसेल्व्स एज द सॉवरन इन द स्टेटस और एज द थर्ड फोर्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। तो स्टेट्स भी ट्राई करती हैं कि हम कैसे अपनी अपनी स्कीमें लगा के जो है अपनी डिमांड्स को मनवा सकें। फिर आगे चल के जो ये जून थर्ड प्लान आता है ना, जून थर्ड प्लान का एक और भी नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है। और जो एटले स्टेटमेंट आती है जो कि 1947 में आई है, जो हमने बताया है, ये क्लियर कर देती है कि कैसे हमने ये जो दो डोमिनियन स्टेट्स हैं इसको अलग करना है। और माउंट बैटन जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टू गिव द सॉवरन स्टेटस टू द स्टेट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़ कि जो माउंट बैटन होते हैं वो सॉवरन स्टेटस देने से टू द स्टेट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। उसके बाद जो सरदार पटेल थे उनको जो कि इंचार्ज होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ द इंटरिम कैबिनेट के, और उनकी हेल्प कौन करता है, वीपी मेनन, ठीक है। तो ये अपनी जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स होती हैं जो रूलर्स की होती हैं उनको जो है सबके सामने रखते हैं, और जिनके अंदर ये कहते हैं कि जो मेन वो है, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, वो चाहे तो क्राउन के अंडर रख लिया जाए, लेकिन बाकी सारा कंट्रोल जो है वो स्टेट्स को दे दिया जाए। लेकिन बाय 15 अगस्त 1947 136 जो है वो ज्वाइन कर लेती है इंडियन यूनियन को, और जो अदर्स हैं वो बाहर ही रहती हैं, जिनके अंदर जो कि जिनमें फिर प्लेबिसाइड एंड द आर्मी एक्शन होता है, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं मर्जर एंड इंटीग्रेशन में क्या था, कि जो कांग्रेस थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला लेती है, लेकिन ब्रिटिशर्स का भी काफ़ी रोल रहता है कि कैसे डेडलॉक को हटाया जाए। उसके लिए क्रिप्स मिशन लाया जाता है 1942 में, वॉल प्लान लाया जाता है 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, एटले स्टेटमेंट आती है 1947 में, ये फरवरी में आती है। तो जो 3 जून प्लान होता है और जो एटले स्टेटमेंट होती है वो क्लियर कर देती है कि हम कैसे 2 डोमिनियन स्टेट्स को फ्री करेंगे। लेकिन माउंट बैटन जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि हमने सॉवरन स्टेटस जो है वो नहीं देना टू द स्टेट। ये वाला क्वेश्चन ना आ सकता है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद जो सरदार पटेल होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द आपकी इंटरिम कैबिनेट के इंचार्ज होते हैं, उनको कौन, मतलब सरदार पटेल को कौन हेल्प कर रहा होता है, तो वीपी मेनन हेल्प कर रहे होते हैं। और ये मतलब फीलिंग दिखाते हैं अपनी पैट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द रूलर्स की। वो कहते हैं कि हमें जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है और एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये तो रखो क्राउन के अंडर, लेकिन जो जितने भी बाकी दूसरे कंट्रोल हैं वो स्टेट्स को दे देने चाहिए। लेकिन आगे जाके 136 मेंबर जो हैं वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं और बाकी जो है वो अलग रह जाते हैं। ये जब हमारा भारत आज़ाद होता है तब की बात है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं प्लेबिसाइट एंड द एक्शन, आर्मी एक्शन, जो जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर में है। तो जूनागढ़ में जो है, जूनागढ़ आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो इनका रूलर होता है वो एक मुस्लिम होता है, मुस्लिम नवाब होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है ज़्यादातर वो हिंदू होती है, तो जो नवाब है वो तो चाहेगा कि हम जो है वो पाकिस्तान में जुड़े, तो इसकी डिमांड ये थी। और जो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन थी वो जो है वो भारत इंडिया के साथ जो है वो जुड़ना चाहती थी। तो यहाँ पे डेडलॉक इसलिए बना पड़ा था। लेकिन आगे जाके ये जब ये करवाते हैं, प्लेबिसाइड करवाते हैं, तो उसमें जो है हिंदू पॉपुलेशन की जो है वजह से ज़्यादा मतलब फेवर में क्या आता है कि वो भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए जो जूनागढ़ है वो भारत के अंडर आ जाता है। उसके बाद जब हैदराबाद की हम बात करते हैं तो ये चाहते थे कि हम जो है वो सॉवरन स्टेट रहें, ठीक है, किसी के अंडर हमें नहीं आना। लेकिन फिर एक जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है इंडिया के साथ, कब, नवंबर 1947 में। तो इसमें क्या होता है कि जो निज़ाम होता है वहाँ का, हैदराबाद की बात चल रही है,
तो वो जो निज़ाम होता है वहाँ का, वो गोवा का एक्सेस मानता है कि उसको ये था कि मुझे जो है वो कोस्टल एरिया थोड़ा सा मिले। तो वहाँ पे इस वजह से जो है वो वॉयलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वॉयलेंस इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पुलिस एक्शन की वजह से कौन सा जो स्टेट था वो भारत में जुड़ा, तो वो हैदराबाद था, ठीक है। और किस कारणवश से जुड़ा कि वो गोवा का एक्सेस मानते थे, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद एकदम से बीच में और गोवा एकदम से यहाँ पे लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो गया था इसकी वजह से, और पुलिस एक्शन को बुलाया गया था टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर। और फिर हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया गया पुलिस एक्शन फोर्स से। कब मिला लिया गया? 1949 में। ये बात याद रखनी है, 1949 में, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक बार से ना दोबारा से बता देती हूँ फटाफट से आपको कि जूनागढ़ का जो था वो गुजरात में, जो रूलर था वो मुस्लिम था, नवाब था, जो नवाब था वो मुस्लिम था, ठीक है। वो पाकिस्तान में जाने की बात कर रहा था, लेकिन जो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन थी वो इंडिया में मिलने की बात कर रही थी। जब प्लेबिसाइट होता है तो हिंदू पॉपुलेशन को जो है वो ज़्यादा वोट्स, मतलब ज़्यादा वो होते हैं, तो इसलिए वो जीत जाते हैं और भारत में इसे ऐड कर लिया जाता है। जो हैदराबाद होता है वो एक सॉवरन स्टेट बनने की बात करते हैं, लेकिन इंडिया के साथ नवंबर 1947 में सैंडस्टीन एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाता है। लेकिन जो निज़ाम होता है वो गोवा का एक्सेस मानता है, कोस्टल एरिया का एक्सेस मांगता है। उस वजह से जो है वो वॉयलेंस इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि पुलिस को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। फिर उसके बाद 1949 में हैदराबाद को जो है वो भारत में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद अब हमारा कश्मीर रह गया, ठीक है, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है आज के टाइम पे भी। तो यहाँ पे जो रूलर होता है ना वो एक हिंदू रूलर ही था, ठीक है, हिंदू प्रिंस था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी की थी। यहाँ पे उल्टा था जूनागढ़ से, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप। तो उसके बाद ये क्या कहता था कि हमें भी जो है वो सॉवरन स्टेटस चाहिए, हमने किसी के अंदर नहीं मिलना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रिंस होता है उसको प्रिंस वॉज फोर्स टू साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। अक्टूबर 1947 में प्रिंस को फोर्स किया जाता है टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है, विद इंडियन यूनियन एंड एंडोर्स बाय द पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो इनके द्वारा भी थोड़ी बहुत ही कहा जाता है कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। तो जो इंडियन ट्रूप्स होते हैं वो डिस्पैच टू डिफेंड द स्टेट अगेंस्ट द रेडर्स फ्रॉम द पाकिस्तान। फिर जो इंडियाज़ कंप्लेंट्स होती हैं टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिगार्डिंग रेड्स from Pakistan and Indian officer to settle the status of the state through the plebiscite led a ceasefire and left 84,000 square kilometer of area under the Pakistani occupation। और जो स्पेशल स्टेटस होता है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का, वो रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है आर्टिकल 370 के अंदर, जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद ये इम्प्लाइड हो जाता है कि जो लिमिटेड जो रिस्ट्रिक्शन है टू ऑफ द इंडियन यूनियन वो दी जाए एज अ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो सेपरेट तो नहीं है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस है वो थोड़ी अलग है और इसको दूसरी स्टेट से थोड़ा सा डिफरेंट समझा जाए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअल इंटीग्रेशन की अब हम बात करें, ये आई थिंक आपको कश्मीर वाला इशू भी जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद ग्रेजुअल इंटीग्रेशन की हम बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट ही है। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स की बात की गई है कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। दूसरा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स को जो है वो सामने लाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन, मतलब ये तो दो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, हाउ टू ट्रांसफ़र द स्टेट्स इनटू द वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और साथ ही साथ में कैसे एब्जॉर्ब देम इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स। तो इसका सॉल्यूशन भी आगे जाके ये बताते हैं कि जो स्मॉलर स्टेट थी उनको जो है पार्ट 1 में लाके पार्ट ए में, ठीक है, अभी तो पार्ट ए बी सी डी ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले हुआ करता था, ठीक है। जो स्मॉलर स्टेट्स थी, स्मॉलर स्टेट्स आपको याद भी रखना है ये कितनी थी, तो 216 थी,
ठीक है। इनको जो है वो प्रोविंसेस के अंडर ला दिया जाता है, ठीक है। एंड लिस्टेड इन द पार्ट ए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो 39 स्टेट्स ऑफ द ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ जो है इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ ओडिशा, और गुजरात को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया बॉम्बे के अंडर, ठीक है। तो जैसे ओडिशा की जो छोटी छोटी 39 स्टेट्स थी एंड छत्तीसगढ़ की, उसको पूरे ओडिशा के अंदर ही ला दिया गया, और जो आपका गुजरात है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया बॉम्बे के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट सी है आपका, मेकिंग सम स्टेट्स एट द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फॉर स्ट्रेटेजिक एंड द स्पेसिफिक रीजन, जो कि लिस्टेड थी पार्ट सी में। तो इसमें कौन कौन सी थी? हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड भोपाल। और उसके बाद कुछ क्रिएट किए जाते हैं 5 यूनियंस, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कथियावाड़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन एंड राजस्थान, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर, कोचीन। तो ऐसे मतलब यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऐसे कितने बनाए जाते हैं? 5, ठीक है। ये भी आपको वैसे याद रखनी है, ठीक है। एक तो कथियावाड़, मत्स्य जो कि पटियाला में था, पटियाला में पंजाब में मतलब, राजस्थान का, त्रावणकोर का, कोचीन, और ईस्ट पंजाब स्टेट्स का अलग से, ठीक है। और ये जो स्टेट्स थी बाद में जाके जो इनका डिफेंस था, कम्युनिकेशन था, एक्सटर्नल अफेयर्स थे, ये पहले तो ब्रिटिशर्स के साथ था ना, लेकिन बाद में जाके इनको पूरा को अपना अपना दे दिया गया। और जो 7th अमेंडमेंट हुई थी 1956 में, उसमें पार्ट बी ऑफ स्टेट्स को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, एंड फॉर्म क्लास आउट ऑफ पार्ट ए एंड बी। द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पार्ट बी वर डिलीटेड। तो पार्ट बी को जो है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो ख़त्म कर दिया गया। जो इंडियन स्टेट थी ऐसे करके वो फिर पूरे एक ही भारत का जो है पूरा उसके अंडर ही आ गया, एंड यूनिफॉर्म पॉलिटिकल सेटअप जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही था ये वाला चैप्टर इंडियन स्टेट्स। हालांकि थोड़ा सा खटपटा सा ही है ये, इतना मतलब इतना कुछ है नहीं इसमें, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।